शहर की पुरानी इमारतें ख्वाबों का नया आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन इन सपनों के पीछे होती है बहुत सारी टेक्निकलिटीज़, बहुत सारा पेपर वर्क और अक्सर कंफ्यूजन। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं हमारे प्रोग्राम लीगल एडवाइस में, जहां आज का हमारा टॉपिक है रीडेवलपमेंट एक्ट, जहां पर हम आपको बताएंगे आपके एज ए टेनेंट क्या हुकूक हैं, सोसाइटी और बिल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि फ्यूचर में आप अपने घर का फैसला लेते वक्त इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें और अच्छा फैसला लें। जी हाँ नाज़रीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम जिसका उन्वान है लीगल एडवाइस। और इस रीडेवलपमेंट के मौजू पर हमारे साथ मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने एडवोकेट जनाब शाहज़ेब हुसैन सैयद साहब। आइए उनका अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करें। सलाम अलैकुम सर। सलाम अलैकुम सर। इससे पहले शाइस्ता हम जो है अपने सवालों की बौछार करें सर पे, हमारे व्यूवर्स को बता दें आज के इस एपिसोड के क्वेश्चंस क्या होंगे। एब्सोल्युटली, रीडेवलपमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीडेवलपमेंट में जाने से पहले किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना होगा? इस जर्नी के दौरान किन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है? रीडेवलपमेंट की जर्नी टेक्निकली देखा जाए तो 3 से 4 साल के बीच होती है और होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा साल हो जाएं और बिल्डर्स टेनेंट्स की खबर ना लें, बंद कर दें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस रीडेवलपमेंट में DA और PAAA ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और ये दोनों कितने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से जो पुराने टेनेंट्स हैं ये उनको बड़ा अधिकार देते हैं? सेक्शन 79A और बैंक गारंटी, इस बारे में हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए। कैन अ हाउसिंग सोसाइटी स्प्लिट एंड गो फॉर सेपरेट रीडेवलपमेंट? हाउ टू चेक इफ द रीडेवलपमेंट ऑफर इज फेयर? हाउ टू वेरीफाई इफ बिल्डर इज रिलायबल बिफोर साइनिंग अ रीडेवलपमेंट ऑफर? जी, तो सर ये कुछ हमारे सवालात हैं जो कि हम इंशाल्लाह आपसे एक एक करके जो है आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारे नाज़रीन को हमने बता दिया, आज का हमारा ये जो शो है वो खुसूसन जो है रीडेवलपमेंट एक्ट के ऊपर है। हमारे नाज़रीन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके हुकूक क्या हैं। तो सबसे पहले सवाल यही है कि रीडेवलपमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है और होता क्या है? देखिए, रीडेवलपमेंट जो है वो बॉम्बे सिटी से ही शुरू हुआ है, क्योंकि ये बॉम्बे सिटी की ख़ास रिक्वायरमेंट थी। जी। बॉम्बे सिटी क्योंकि उसमें ज़मीन कम है, मतलब वो पेनिनसुला टाइप का है, तो आप स्प्रेड आउट नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको वर्टिकली ऊपर जाना चाहिए। तो रीडेवलपमेंट में क्या होता है कि एक लैंड की पोटेंशियल जो है, हाउसिंग स्टॉक आपको बढ़ाना ही है। एब्सोल्युटली, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है हमारी, तो आपको वर्टिकली ऊपर जाना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट है ना, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जी, उसको इंसेंटिवाइज करती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग 4 माले की बिल्डिंग है, समझिए कि जी 6 माले की है, तो उसको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन राइट देती है, जिसको हम FSI वो बोलते हैं। ओके। तो वो एडिशनल FSI मिलती है। अच्छा। इस शर्त पे कि जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं उन लोगों को आप घर दें और एक्स्ट्रा घर बनाएं। अच्छा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा घर या ज्यादा घर मार्केट में आएंगे जी। तो एक तो हाउसिंग स्टॉक के लिए जी, दूसरा ये है कि जो बॉम्बे सिटी पुरानी है और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सेंट्रल मुंबई में अपना काफी ऐसे एरियाज हैं जो अब तक ब्रिटिश एरा से भी नहीं हो पाए हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मतलब डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। बिल्डिंग खुद गिर रही है, हर साल हमको सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंगें गिर रही हैं जी। तो ये सब चीज़ों को भी एड्रेस करने के लिए रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, बट ये सक्सेसफुल जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है। बट मेरे हिसाब से तो उसको होना चाहिए। इट्स हाई टाइम। बॉम्बे का जो अभी हालत है, जिस तरीके से बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं, तो रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। जी 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 जी। और सर यहाँ पे देखा गया है कि जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तो अक्सर जो है हम कह सकते हैं व्यूअर्स भी हो और अवामुन नास जो है वो इससे बेखबर है कि हमें किन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है इस दौरान, किन प्रोफेशनल्स की हमें मदद लेनी चाहिए, वो इससे गाफिल है कम्प्लीटली। और दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जब अगर बिल्डर आता है या रीडेवलपमेंट में उस सोसाइटी में बात होती है तो उन्हें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए ताकि वो आने वाले फ्रॉड से बचे
और दूसरी बात, किन किन प्रोफेशनल्स की उन्हें इस दौरान ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल, तो मैं उसको 2 सिरों में जवाब दूंगा। आई थिंक सो इट्स 2 क्वेश्चन बल्डन आई मीन इन 1। सो द फर्स्ट पार्ट इज कि हमको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर जो देखा गया है कि रीडेवलपमेंट वहीं होता है जहाँ पे डेवलपर इंटरेस्ट दिखाता है, जी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रॉन्ग। अच्छा, इट शुडंट बी दैट, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। ओके, कि आप लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो तो इसलिए डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, ज़मीनें भी अलग अलग किस्म की होती हैं, इसीलिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो लैंडलॉर्ड ओन्ड प्रॉपर्टी, जहाँ पे लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है, पगड़ी वाला सिस्टम है और ये सब चीज़ें हैं, तो वो वाली एक प्रॉपर्टी। सेकेंड, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड, मतलब बीएमसी की कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और वहाँ पे टेनेंट रह रहे हैं और वो बीएमसी के या माडा के टेनेंट हैं जी। थर्ड इज जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है पुरानी और वो सोसाइटी है। ये 3 मोटा मोटी कैटेगरी की ये है जी। और ये तीनों के जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। लेकिन फर्स्ट थिंग इज कि आप लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं, इट इज़ फॉर देम, रीडेवलपमेंट उनके लिए है। सारी इंसेंटिव वही है, वही एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है जी। वो जब तक हटेंगे नहीं वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी नहीं, और बिल्डिंग बनेगी नहीं तो सारी दिक्कत वहाँ पे आती है। तो उनको क्या करना चाहिए कि पहले अपने आप में तय करना चाहिए कि हमको रीडेवलपमेंट करना है। अच्छा, उसको बोलते हैं कंसेंसस बिल्डिंग, कि भाई हमको सब कुछ करना है, हमको रीडेवलपमेंट करना है। आपको सोचना नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए लोग बैठे हुए हैं जी। आपको सिर्फ ये तय करना है कि भाई अभी ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, आप रहने लायक नहीं है, या फिर घर छोटे हैं, बड़े घर चाहिए, तो हमको रीडेवलपमेंट करना चाहिए जी। जो प्रोफेशनल्स हैं, 2 प्रोफेशनल्स लगते हैं जी। बहुत सारी लिस्ट है, इसको मिलो उसको मिलो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 2, एक है आपका एडवोकेट या लॉयर या सॉलिसिटर जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पहले कर चुका हो और जिसको ये एक्सपीरियंस हो। बहुत से एज अ लॉयर, तो हम लोग लॉयर मतलब वो क्रिमिनल और जेरा करने वाला ही नहीं होता है जी जी जी। देयर आर लॉयर्स जो ये सारी चीजें ही करते हैं, नॉन लिटिगेशन इसको बोलते हैं, जहाँ पे एडवाइजरी रहती है। ओके, तो वो डेवलपर को भी एडवाइज करते हैं, वो सोसाइटी को भी करते हैं, टेनेंट को भी करते हैं। सो वन इज अ लॉयर, द सेकेंड इज जो आजकल पीएमसी बोले जाते हैं, बट यू कैन हैव वन आर्किटेक्ट और एनीवन जो आपकी फिजिबिलिटी यानी आपकी जमीन का क्या पोटेंशियल है, राइट, वो आपको वर्कआउट करके देगा कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है आपका ये एक तरीके से बन सकता है, इसका पोटेंशियल इतना है कि आज 4 माले की है, इतना फुट है, बन के इतनी फुट होगी। आपका मिनिमम जो बोलते हैं हम लोग, मिनिमम या मिनिमल जो हक है अंडर लॉ जी, वो इतना है। समझो मसलन अभी 33(7) का एग्जांपल ले लेते हैं। 33(7) इज रीडेवलपमेंट ऑफ सेस्ट बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड की जी, या बीएमसी की पुरानी बिल्डिंग है 1969 से पहले की। तो उसमें मिनिमम एरिया जो किसी को मिलने वाला वो 300 स्क्वायर फीट। ओके, दैट इज मिनिमम एंड प्लस है। तो एक्चुअली मिनिमम प्लस फंजिबल कुछ करके, टेक्निकल वर्ड से मैं किसी को बोर नहीं करूंगा जी, बट देयर आर फंजिबल एफएसआई, सब मिला के 400 सवा 400 तक चला जाता है, वो मिल जाता है आपको। ओके, ये तो आपको कोई भी देगा और ये आपको मिलना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या मिलेगा, वो आपको बता देगा। अच्छा, अब यहाँ से जब आपको पता चल गया कि ये है, देन यू अप्रोच अ डेवलपर कि भाई ये हमारे लैंड है और ये हमको करना चाहिए। सेकेंडली, जो ये लास्टली इन दिस पर्टिकुलरली आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन इज कि आप जब कलेक्टिव कंसेंसस करते हैं तो सिर्फ अपने, अगर छोटा प्लॉट है तो मत करिए, 3-4 जन मिल के जाइए कि 3000 4000 मीटर का प्लॉट हो, तो रीडेवलपमेंट में लाइफ चेंजिंग होना चाहिए। द होल कॉन्सेप्ट इज राइट टू लाइफ, जो एमिनेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि आपको बड़ा घर मिलना चाहिए, आपकी एक एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए जहाँ पे आपके पास पानी हो, आपका खुद का एमिनिटीज हो, सब कुछ हो। तो दीज आर दी so when preparing this legislation, this is the thought which is going on, which no one talks, but this is what they want to happen. तो इसके लिए किन किन लोगों को तैयार होना चाहिए? सिर्फ टेनेंट्स का तैयार होना या लैंडलॉर्ड का? अगर जैसे मैंने बोला कि 3 कैटेगरी की है,
तो उसमें पहले ही कैटेगरी में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। जी। लेकिन इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर टेनेंट मान जाते हैं तो डेवलपर विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि उसको तो बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं है टेनेंटेड प्रॉपर्टी में। सच्ची में इज ऑलवेज आइदर आउट ऑफ पॉकेट और ही इज डूइंग सम बदमाशी टू गेट सम मनी। नहीं तो देयर इज नो मनी एक्चुअली फॉर हिम। अच्छा, लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर भी होता है, कोई देता है कोई नहीं देता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अगर टेनेंट तैयार हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि लैंडलॉर्ड को परस्यू करने के लिए या फिर उसको मनाने का कन्विंस करने के लिए कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, एंड देन यू कैन चूज द डेवलपर। ओके। तो यानी ये कितनी अच्छी बात है बस कि यहाँ पर जो है टेनेंट्स अपनी लाइफ का, एक डिग्निफाइड लाइफ का फैसला खुद कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि आपको एक बाशऊर लॉयर की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको जो है एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत है, ताकि आप अपनी पोटेंशियल जान सकें, अपने हुकूक जान सकें और इसके बाद जो है निगोसिएशन को टेबल पे ला सकें। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो 1969 से पहले बनी हुई बिल्डिंग है उसे मिनिमम 300 स्क्वायर फीट चाहिए। अगर जो व्यूअर्स इस बात को नहीं जानते तो आई एम श्योर कि दे आर अनअवेयर ऑफ द राइट दे शुड हैव। जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है सर कि राइट्स पता नहीं होते हैं, तो लोग जो है वो ऐसा होता है कि जहां घुमा दिया वहीं घूम गए और उनको जो है वो खुश हैं कि हाँ चलो कम से कम एक अच्छी नई इमारत मिल गई है, एंड दे आर लिविंग इन सच अ कोई 100 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट के अंदर। जी एग्जैक्टली। एक छोटा सा सवाल ये था सर कि जब भी मिसाल के तौर पे जब बिल्डर उसे रीलोकेट करने की कोशिश करता है, उसे उसके पास दो ऑप्शंस रहते हैं मिसाल के तौर पे, या वो रेंट देगा या उसे ऑल्टरनेट जो है जगह देगा। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार बता दें कि व्हाट इज द बेटर ऑप्शन फॉर दैट। सी बॉम्बे एज इट्स, मैंने जैसे समझाया कि यहाँ पे जगह कम है जी, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ वेरी बिग रीडेवलपमेंट्स की। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फॉर अ डेवलपर टू अरेंज ट्रांजिट कैंप, कि वो खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ना, क्योंकि रूम ढूंढने कहाँ जाएगा। जी। आप अगर मतलब छोटे वाले मतलब आपके 25-50 टेनेंट हैं तो फिर भी कहीं पे भी आप, बट जहाँ पे 1000-2000 लोग हैं तो वो मूवमेंट नहीं होता है। तो इट्स बेटर टू टेक रेंट। ओके, ट्रांजिट नहीं तो ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट कैंप में माडा का भी प्रोविजन है, या तो ट्रांजिट उन लोग जगह पे भी खुद बना सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू टेक रेंट निगोशिएट करिए, जो गोइंग रेट है वो लोग देते हैं और वो लीजिए। ये सारी चीजें शुड बी कवर्ड वेरी क्लियरली इन योर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इन योर परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एंड ऑल। जी सर, इसी से उठता हुआ एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम श्योर बहुत से हमारे नाज़रीन जानने की भी कोशिश करेंगे कि आपने कहा ट्रांजिट कैंप में उनको डालना चाहिए या रेंट पे जाना चाहिए, और अक्सर ये वादे भी होते हैं, बताया भी जाता है और कहा जाता है कि भाई 3 से 4 साल आपको जो है इमारत बनने में लगेगी और इतना ही साल कम से कम होना चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है और फिर ये हालत हो जाती है कि जो आपके जिन्होंने आपको शिफ्ट किया वो आपके आके खबर भी नहीं ले रहे हैं, आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, आपको रेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, वो जो इंसान है वो ही इज फीलिंग लाइक ही इज इन लिम्बो situation. So what that person should do? So this is a problem which is created by the tenant themselves. Is it? Or the landlord. Okay. Yes. Okay. One is you don't know. That is, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर बिल्डर आके आपको मना रहा है तो फिर आपका तो प्रॉब्लम ही है। अगर आपको मालूम है कि आपके राइट्स क्या हैं तो आपका कभी भी डिले होगा नहीं। अच्छा। तो मतलब आई हैव बीन एडवाइजिंग सोसाइटीज नाउ separately because I've started by where I make sure कि the tenants are fully informed. उनको पूरा उनके rights पता होना चाहिए, पूरे पता चला। ऑब्लिगेशंस भी, ऑब्लिगेशन जो भी है कि भाई जब खाली करने बोले तो खाली करना है और फलान, बट द राइट्स has to be made very clear. The developer every day courts they pass order against them कि भाई तुमने नहीं किया, डिले नहीं किया, you are removed out. So getting rid of a developer is very simple and easy. लेकिन वो आपको डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा। अच्छा। अब जब डेवलपर ही पहले दिन आता है अरे, और वो आपके ऊपर ये करता है कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तो फिर वो डोमिनेंस हो जाता है। जी। और वो सारी चीजों को हटा के अगर आप एक पार्टी टू पार्टी ले रहे हैं, बिकॉज आई सेड कि it is a partnership
एंड इन द पार्टनरशिप यू आर द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, मतलब आप हैं जिनके लिए ये प्रोजेक्ट हो रहा है जी, ये सारी स्कीम ही आपके लिए बनी हुई है, तो आप वैसा बिहेव करो। राइट वैसे बिहेव करने का मतलब ये है कि आप अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करो, जब तक आप लोग घर में कोई कुछ नहीं बोलने वाला। You should be the one to dictate the टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट अ परफॉर्मर। सर, अगर अभी कोई फिलहाल इस सिचुएशन में हो तो वो कुछ लीगल चाराजोई कर सकता है, क्या कर सकता है इसके खिलाफ? चाराजोई यही है कि चारागोई यही है कि बेसिकली आप कोर्ट में जाए। अच्छा, हाई कोर्ट में ना इतने ऑर्डर्स पास हो गए यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कि कोई भी डेवलपर जो रेंट देने में डिफॉल्ट करता है he can be removed out, a new developer can be appointed. Okay. He has no right in the existing construction which is done. Okay. तो वो पूरा लूज कर देता है उसका राइट, पूरा प्रोजेक्ट। हाँ, he loses the वगैरह something, nothing, he'll get nothing. A new developer can be appointed, all those things are there. Okay. Practically it's a different thing, but those things are there. Orders पास हो गए बहुत सारे हैं जहाँ पे डेवलपर्स को निकाल दिया गया है, दूसरे डेवलपर्स को लेके आया गया, या फिर उसको डायरेक्शन मिली है कि आप इतने टाइम में आप कंप्लीट करिए। रेंट के तो अभी मसले में उन लोग सुनते ही नहीं है, दूसरे दिन काम बंद करवा देते हैं। अच्छा। सेल दूसरे दिन बंद करवा देते हैं, एंड फर्स्ट थिंग दे मेक श्योर कि द रेंट इज पेड जी, अक्रॉस ऑल रीडेवलपमेंट जी, यानी हक है हमारे पास। अगर किसी को रेंट नहीं मिल रहा है तो ही शुड नो हिज राइट्स। अभी तो यहाँ कि अगर हमारे तक ये आया मसला तो हम निकाल देंगे डेवलपर को। इतना कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया है कि नीचे के जो बीएमसी के लेवल पे ऑफिसर, उन लोगों को ही इतना इख्तियार दे दिया है कि रेंट नहीं आया तो आप दूसरे दिन काम बंद। यानी ये हमारे राइट्स हैं और हमें इनको पता नहीं होता है, तो वी आर एक्टिंग एज इफ कि वो हमारे पर एहसान कर रहे हैं, हम जो है उनके एहसान के तले दबे हुए हैं और हमें जो है मुंह नहीं खोलना चाहिए वगैरह वगैरह। और सर, इस रीडेवलपमेंट के पूरे इसमें जो कुछ अहम हम देखते हैं डॉक्यूमेंट, जैसा DA हो या PAAA हो, तो बेसिकली हमारे व्यूवर्स के लिए आप सर बताएं कि ये क्या है और कितने इम्पोर्टेंट है इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। देखिए, जैसे मैंने बोला कि आप किसी के बोलने पे कोई काम नहीं करेंगे जी। जैसे आपको पहले फिर भी मैंने बोला कि डेवलपर को लाने से पहले जो पहला काम है कि आपको एक लीगल कंसल्टेंट चाहिए जी, लीगल कंसल्टेंट हु इज वेरी एक्सपीरियंस, हु नोज दिस इंडस्ट्री, और इसीलिए डेवलपमेंट अग्रीमेंट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। यस, दैट विल डिक्टेट द होल थिंग डिपेंडिंग ऑन द स्कीम। मतलब आज जहाँ पे लैंडलॉर्ड टेनेंट्स वाला है तो लैंडलॉर्ड डेवलपमेंट अग्रीमेंट करेगा, और या फिर वो बेच देगा ज़मीन डेवलपर को, और वो डेवलपर फिर डायरेक्टली PAAA करके डेवलप करेगा। कंसेंट लेना है उसको 51% एंड ऑल दिस थिंग, वो टेक्निकलिटीज। लेकिन PAAA यानी परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन इज अ सबसेट ऑफ द डेवलपमेंट अग्रीमेंट, उसी का ही हिस्सा है। अच्छा। ये अभी मैं आपको रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि रीडेवलपमेंट है ना, एक इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं होता है, एक कलेक्टिव फोर्स जिसको सोसाइटी बोलते हैं जी, उसके थ्रू होता है, आइदर रजिस्टर्ड या फिर प्रपोज। मतलब जैसे टेनेंट वाली है या फिर BMC वाली है, उसमें आप प्रपोज सोसाइटी बोलेंगे कि अभी सोसाइटी हम बनाएंगे, क्योंकि आप बना नहीं सकते, आपकी जमीन नहीं है जी। तो वो टाइम पे आप प्रपोज सोसाइटी कहलवाते हैं। जैसे ही आपका पहला परमिशन आ जाता है, जैसे LOI है या जी, तो उसके बाद आप सोसाइटी रजिस्टर करवा सकते हो, और जो करवाना चाहिए और जो लोग नहीं करवाते, 99.9% रीडेवलपमेंट स्कीम आज तक सोसाइटी नहीं बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बाद में तकलीफ देते हैं जी, कि आप एक बार एक लीगल एंटिटी बन जाते हो, जब आप लोग सब लोग मिल के एक सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाते, तो सोसाइटी हैज द राइट टू सू। वो एक लीगल एंटिटी है, वो दावा कर सकता है, उसका एक लेटर में पूरा पावर होता है, उसको सुना जाता है। नहीं तो आप इंडिविजुअली कुछ भी करते रहोगे, आप एक इंडिविजुअल कोर्ट में जाओगे तो बोला कितने टेनेंट हैं, 100 टेनेंट है, आप अकेले क्या कर रहे हो, सही, बाकी 99 कोर्ट। सोसाइटी जाएगी तो पूरे 100 आए, राइट, भले ही 50% आपके अगेंस्ट हो। तो ये जो एडवांटेज है वो आपको लेना चाहिए। तो DA is the principal document in case of redevelopment of properties which are not private properties. Okay. Private properties में लैंडलॉर्ड करेगा डेवलपर के साथ, उसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्या मिलने वाला है और वो राइट्स रहेगा। PAAA in that case will be the principal document. PAAA आपका टाइटल डॉक्यूमेंट है। ओके,
ओके। आपकी मिल्कियत का जो डॉक्यूमेंट है जी, वो एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट, उसके बगैर आपके पास मिल जाएगा। आप अगर कल को बेचने जाओगे तो आपके पास कहाँ से आया? जी, जैसे हम सोना खरीदते हैं तो उसमें उसका ट्रेडमार्क देखते हैं, और अगर वो ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। PAAA has to be registered. जी, ओके। It has to be registered. जो नहीं करते हैं, हाँ, very important. ओके, ओके। It has to be registered. जी, ओके सर, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जैसे हमने टेनेंट्स की बात कर ली कि अगर किराए पे रह रहे हैं, लेकिन अब अक्सर ये भी केसेस देखे जाते हैं कि चलिए ठीक है, आपका वादा भी हो गया, सब हो गया, लेकिन आपने चार्ट पे जो है हमको बहुत सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि इसमें स्विमिंग पूल भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, और सब पार्किंग भी होगी, लेकिन बनने के बाद जो है ये तमाम फैसिलिटीज़ गायब हैं, पार्किंग नहीं मिल रही है, पार्किंग का एरिया भी आपने सोल्ड कर दिया है, किसी और को दे दिया है, बहुत सारे जो है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो फिर ऐसे में फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, अब मैंने तो सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं ये होने नहीं देता हूँ मेरे प्रोजेक्ट। अच्छा। लेकिन उसका जवाब फिर से वही है जी कि जब आप इनिशिएट करते हो डेवलपमेंट, देन यू नो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुंबई में पार्किंग का भी बहुत मसला है। यहाँ पर बहुत आसान डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखवा दोगे, PAAA में लिखवा दोगे, एक बार लिखवा दोगे तो उसको देना ही है। अच्छा, ठीक है। तो आपको वही मैं बोला कि जब आप इनिशिएट करते हो तो आपको, जब आपका PMC बना के देता है तो वो आपको बताएगा कि आपके हिस्से में कितनी पार्किंग आएगी, और वो आपकी ही होए, वो किसी और को बेच भी नहीं सकते। दिस इज योर राइट, यू शुड नो। यस, योर फ्लैट इज टाइड अप टू अ नंबर ऑफ पार्किंग। यस, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फ्लैट, पार्किंग पास होती है BMC में। ओके। अगर आपका मसलन 100 फुट का 100 मीटर का ऊपर कुछ मैथ्स है उनका, 600-700 स्क्वायर फुट का घर है तो एक पार्किंग आती है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, ओके। तो वो हिसाब से उतनी पार्किंग आती है। तो 2 फ्लैट अगर अपने मिल गए 300 की, तो एक पार्किंग आ गई। ओके। तो रिहैब के भी 2 फ्लैट पे एक पार्किंग पास ही होती है। अच्छा। एंड वो मैंने सुना है, मैंने पेपर में भी पढ़ा है, जो यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है उसको बाद में कन्वर्ट करके बेचा जी। लेकिन ऐसी चीटिंग हो जाती है। ये आप पहले से ही निगोशिएट कर सकते हो कि रीडेवलप करेंगे, और अगर बड़ा घर है जो भी है, हमको एक पार्किंग आप दो, so then he will get it sanctioned. Okay. Even otherwise he has to make, मतलब उनको तो बनानी है जी। वो आपको नहीं मिलती है, दूसरी बात है जी। तो वो सब चीजें डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखवानी चाहिए या PAAA में लिखवानी चाहिए। ओके। एक क्वेश्चन ये था सर कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पगड़ी सिस्टम की, जो यूजुअली चौल में होता है कि लैंडलॉर्ड जो है आके अभी भी टेनेंट से जो है रेंट कलेक्ट करता है, तो सवाल ये है सर, मिसाल के तौर पे उसमें जो है टेनेंट ग्राउंड +3-4 ऐसा चढ़ा देता है, समझ लीजिए जस्ट फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट 4 भाई है, चारों ग्राउंड +3 में जो है रहते। अब जब ये रीडेवलपमेंट में जाता है तो सवाल ये है कि अब इन्हें एक फ्लैट मिलता है, या अगर बिल अलग होने से जो है क्या इन्हें वो अलग अलग स्लम में होगा कि यूजुअली स्लम्स। हाँ, स्लम्स में तो द लॉ इज वेरी क्लियर, ग्राउंड फ्लोर को ही मिलता है। ओके। क्योंकि देखिए, स्लम में एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इंक्रोचर्स हो। अच्छा। आपका खुद की जमीन नहीं है, तो बिकॉज आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है कि आपको घर मिले, दे। तो आपको एक मुफ्त में घर मिल रहा है। अच्छा। तो आपने इंक्रोच किया और उसके ऊपर आप ही और इंक्रोच करने दे, तो आपको उसके लिए इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते। तो दैट इज द होल अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज व्हाई अपर फ्लोर्स आर नॉट गिवन। लेकिन आई थिंक सो इन धारावी जो फोटो पासेस हैं वहां पे शायद परमिट कर रहे हैं, या कोई 1-2 प्रोजेक्ट में कर रहे हैं जो फोटो पासेस हैं। अच्छा। मतलब वो इतने पुराने हैं कि 1960s से है या कुछ है। ओके। तो उनको कहीं कहीं पे कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, या फिर उनको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के हिसाब से घर मिल रहा है। ओके। जी। बट अंडर अ स्लम स्कीम यू विल गेट ओनली 1 यूनिट बिकॉज यू आर द एनक्रोचर। यस, you will get entitled, otherwise also you will get one. जी सर, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत बड़े अगर टावर्स बन रहे हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अगर आपको परमिशन दी गई है कि भाई आप बस 14 माला ही बना सकते हैं, लेकिन आपने जो है 16 या 17 या 18 इस तरीके से बना लिया है, और फिर वो जो सारे फ्लैट्स हैं वो आपने सेल भी कर दिया है। बट अब इन ओनर्स को जो है आगे चलकर अगर उनको जो है इसको सेल करना है या कुछ करना है, तो फिर इसकी गिनती नहीं होती है। हाँ, दैट इज ए प्रॉब्लम। वो जो सेल्स वाला है तो ठीक है, उन लोग जब ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सब डॉक्यूमेंट देख के लेते हैं, तो उनको वो तो धोखा होगा। तो जी। लेकिन रीडेवलपमेंट में आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, एंड आई विल टेल यू हाउ। जो मैकेनिज्म मैं मेरे लोगों को समझाता हूँ कि आपने आज
प्लॉट खाली कर दिया तो आपका काम खत्म नहीं हो गया एज अ टेनेंट। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि आप सुपरवाइज भी करो कि टाइम पे हो रहा है कि ओके। आपको मतलब हर एक चीज पे नहीं, माइलस्टोन्स रख दो आप कि भाई हम जब खाली करेंगे इस पॉइंट पे खाली करेंगे जी, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है ये 3 महीने में होना चाहिए, ये चौथा है सीसी आनी चाहिए 4 महीने में, फिर आप प्लिंथ बनाएंगे 6 महीने में, जो ऐसे ही मतलब आप टाइमलाइन क्लियर कर दो। ये टाइमलाइन क्लियर करने के बाद भी आदमी 4 साल बाद ही जागता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि टेनेंट की तरफ से 3 आदमी या 4 आदमी कमिटी पे रहेंगे और बिल्डर और कमिटी वंस इन अ मंथ, ट्वाइस और क्वार्टरली जो भी है वो मिलेंगे और ये प्रोग्रेस को इन लोग टाइमलाइंस चेक करते रहे जी। अच्छा। और अगर देयर इज एनी डिविएशन, मतलब अगर वो यानी सीसी आने वाला था नहीं आने वाला है, सो यू विल राइट कि सीसी क्यों नहीं आया। ओके, यू हैव अ राइट टू आस्क। यस, एंड ही विल हैव टू गिव, अदरवाइज यू विल थ्रो हिम आउट। दैट्स योर पावर। दैट इज, see, you came to me कि I want to construct. Okay. So I'm not going to judge you on that. You said कि 6 महीना I don't want to hear. I am the owner of that. Unless God has done something, which we call it force majeure or vis majeure. जी. Otherwise पैसा नहीं है, वो ऑफिसर नहीं था, सीमेंट नहीं मिल रहा है, स्टील का भाव बढ़ गया, I don't care. हाँ, BMC ने परमिशन नहीं दिया, I don't care. It was your judgment. You have said कि 6 महीने में आएगा. It was your judgment. I am going by your judgment. I don't want to listen to any technical questions. Right. सर अफसोस ये होता है yes, कि बिल्डर ये जो है इस पे हाँ, इसका बड़ा ऑफिसर नहीं है, पिक्चर हमारे सामने इलेक्शन आ गया है जी। आई डोंट केयर, यू आर अ डेवलपर, तुम्हारा पैसा लग रहा है, तुमको सोच के करना चाहिए था। जी जी, डोंट टेक अस लाइटली। तो यानी अगर हमें अपने, यही कहते हैं नाज़रीन कि अगर आपको अपने हुकूक नहीं पता है, अगर आप उस चीज के बारे में इल्म नहीं रखते हैं, तो फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस यहीं से शुरू हो जाती है। आपको आपके राइट ही नहीं पता है, पावर ही नहीं पता है, फर्स्ट 6 मंथ्स इज आउट। जी एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक हो सकता है थोड़ा टेक्निकल टर्म हो, जो है सेक्शन 79A, यानी एक बैंक गारंटी जो है अक्सर हम कहते हैं कि इस बारे में जो है हमारे व्यूअर्स को बताएं कि बेसिकली किस तरह से बैंक गारंटी डिमांड कर सकते हैं। सो 79A इज अ सेक्शन अंडर द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट 1960 का। तो इट इज एन इनेबलिंग क्लॉज जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कैन पास डायरेक्शन। उसके अंदर एक GR है जिसमें एक सोसाइटी को अगर रीडेवलप करना है तो उसमें एक तरीके का डायरेक्शंस है कि यू शुड फॉलो दिस। ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेटरी। मतलब वो गाइडलाइंस है, जरूरी नहीं है कि आप वो फॉलो करो। बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत ही रिजिड है। अच्छा, इट इज नॉट कंड्यूसिव, मतलब वो हर सोसाइटी के लिए फिट नहीं होगा। ओके, सो यू कैन फॉलो इट। उसमें सब रूल्स है कि पहले आप मिलो, फिर आप रेजोल्यूशन पास करो विथ सो मच ऑफ मेजोरिटी, then you appoint a PMC, he will do the study, what I said. जी। But उधर पे वो it works for larger society, जहाँ पे बहुत सारी 4-5 सोसाइटी है, people don't trust each other, पूरा कॉम्प्लेक्स ही है। हाँ, तो वहाँ पे करने से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो PMC है वो टेक्निकलिटीज कि इतना ये होगा, कॉस्ट क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बिल्डिंग, वो बहुत डिटेलिंग में जाके करते हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। बट that is a process which is only, I think so, conducive for only those societies which are very big. Okay. For redevelopment के जो छोटे मोटे हैं उनके लिए नहीं। अच्छा। And it is not applicable also. अच्छा। Not जैसे टेनेंट वाले में नहीं है, BMC वाले में नहीं है। It is जो सोसाइटी ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है और वो सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, उन लोगों को अगर करना। जी। और बैंक गारंटी, अगेन बैंक गारंटी, आई शुड टॉक ऑन दिस। बैंक गारंटी इज समथिंग विच यू आर सेइंग कि बिल्डर का तुम्हारे पास पैसा है तो ये इतना साइड में रख दो। अच्छा, ओके, पहले से ही साइड में। सो वो पैसा आपके प्रोजेक्ट में तो लगने वाला नहीं है। सेकेंडली, इट इज मतलब इस फॉल्स होप की तरह है कि बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी का आप क्या कर लोगे? आप बिल्डर हो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट आर यू टेकिंग एज बैंक गारंटी? एंड दैट इज व्हाई इवैल्यूएशन ऑफ द डेवलपर, which we talked about,
वो ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए रादर देन बैंक गारंटी। बैंक गारंटी बहुत सारे सोसाइटी में 100 करोड़ बैंक गारंटी देता, अरे 100 करोड़ रुपया बैंक गारंटी दे देगा तो काम कहाँ से करेगा जी, राइट। तो और बाकी 2 करोड़ दे देगा तो 2 करोड़ का आप क्या कर लोगे, किसी का कुछ, और आप 100 करोड़ का भी क्या ही कर लोगे जी, आपको तो बनाने आती नहीं है बिल्डिंग। एग्जैक्टली। तो बैंक गारंटी इज अ फॉल्स होप, इट इज समथिंग फॉर ए डिटरेंट की तरह यूज करते हैं, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बैंक गारंटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसा कि आपने शुरुआत से आप कहते आ रहे हो कि द डेवलपर हैज़ टू प्रेजेंट द ऑफर टू द टेनेंट्स इटसेल्फ, तो यहाँ पे किस तरह से एक टेनेंट चेक कर पाए कि इफ द डेवलपमेंट ऑफर इज फेयर और नॉट? सो अगेन आई विल गो बैक टू योर पीएमसी हैज टोल्ड यू व्हाट इज योर मिनिमल जी, वो तो वो देंगे ही। द सेकेंड थिंग टेस्ट विच यू शुड डू इज द एमिनिटीज जो वो दे रहे हैं उसके साथ। वो मिनिमम एरिया तो समझो कि 450 स्क्वायर फुट सबको देना ही है, दैट इज योर राइट, दिस इज गिवन। यू डोंट इवन हैव टू फाइट कि 450 दोगे कि नहीं दोगे, यू डोंट हैव टू आस्क, उसका प्लान ही नहीं पास होगा उतना दे देगा, तो वो हो गया। तो अब दूसरा ये है कि एमिनिटीज में क्या दे रहा है। ओके, एमिनिटीज में आपको पार्किंग दे रहा है कि नहीं, एज यू आस्क्ड जी, इफ अगर दे रहा है तो लिखवा के ले लो। आपको सोसाइटी ऑफिस एक तो उसको देना ही है, एडिशनल दे रहा है, कॉमन रूम दे रहा है बच्चों नीचे, और ये जिम है सोसाइटी ऑफिस, दिस इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ FSI। ये भी वो बिल्डर्स जो है, जो आप लोगों को नहीं जानकारी रहेगी तो वो भी बेच देंगे। एग्जैक्टली, यानी एक ऐसी राइट है जो शायद हम मोस्ट ऑफ द मिस आउट कर जाते हैं। हाँ, बिकॉज इट इज सैंक्शन्ड एज फ्री। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, इट हैज टू कीप यू हेल्दी। ये सारी चीजें हैं जो लोगों को मालूम रहनी चाहिए। ओके, तो वन इज वी चेक की, तो रिलायबिलिटी कैन बी चेक। रिलायबिलिटी का मतलब ही ये है कि इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कि a person promises कि I will give you this on this date and delivers on that date. That's reliability. That is reliability. Nothing less than that. Reliability. अच्छा, तो पहले past records check कर ले। Only 3-4 developers fit in that category. वो who will not come into redevelopment of smaller size. But if someone promises कि मैं आपको 3 साल के बाद बिल्डिंग बना के दे दूंगा, देन 3 साल के बाद मेरी बिल्डिंग जो प्रॉमिस हुई थी वो रिलायबिलिटी है। सो रिलायबिलिटी के लिए बिकॉज वी आर द सोसाइटी एंड ऑल दिस थिंग, तो हमको क्या देखना, फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इज डन। तो फर्स्ट यू गो ऑन द रेरा पोर्टल, वो आदमी का अगर उसने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसका, अगर उसने ऑन गोइंग कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा तो उसका हिस्ट्री आ जाएगी, आपको मिल जाएगी कि उसने इतने दिन। Secondly, go and visit his redevelopment scheme. Talk to those people who are there, कि how he has treated them. On field आपको जाना है। Yes, you will have to go. And I always recommend my client, बॉस को जाओ, उसका वो प्रोजेक्ट देखो, उधर पे जाके लोगों से बात करो। Right. Because वो तो अभी आके रह रहे हैं, but the pain they have suffered to come back, if there is anything you should know. And that is what we will address. Yes. Okay. Yes. And that is the other thing. Third, ये 2 चीजें हो गई, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू गो एंड थर्ड इज फाइनेंशियल। इसमें थोड़ा सा ये है कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इज नथिंग कि वो रिलायबल भी होगा। ओके, जी, दैट इज 2 different things, and I always tell my clients कि just because he is so and so doesn't mean कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। जी। बट फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के लिए आप उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखिए। ऑल गुड डेवलपर्स विल गिव यू ऑल दिस विलिंगली बिकॉज दैट इज देयर सेलिंग पॉइंट। आपको अगर कोई भी ये चीज नहीं दे रहा है, प्लीज से बाय बाय टू देम, मैं क्यों दिखाऊंगा मेरा बैंक बैलेंस। तो इसको ये आज ही एटीट्यूड है तो कल मैं खाली करके जाऊंगा तो क्या एटीट्यूड रहेगा पता नहीं। एग्जैक्टली। सो दैट शुडंट बी कि बैंक बैलेंस 3 साल का रिटर्न्स एंड यू गिव इट टू योर CA, ही विल रिमूव एन एनालिसिस, ही विल टेल यू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड एंड रेरा रिकॉर्ड जी। एंड यू कैन डू नेगेटिव, वो डेवलपर का है तो आप लॉयर को बोल के उसका सर्च भी ले सकते हो, नेगेटिव सर्च की केसेस ऐसे है कि नहीं है एंड ऑल दिस थिंग, वो सब हो सकता है। एंड ऑल दिस बैकग्राउंड चेक यू कैन डू। आई हैव सीन रीडेवलपमेंट वेरी क्लोजली। ओके। सेंट्रल मुंबई, लोअर परेल और ये सब जगह पे, वहाँ पे बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे एक वॉइस है, वहाँ पे यही एडवांटेज है। हम लोग रात जाके मैं ये स्पीच देता था, व्हाट इज योर राइट, वी कैन नॉट टेक अवे योर राइट, दिस इज योर राइट, दिस इज योर राइट।
और वो हम लोग एडुकेट करते थे। और एक उसके बाद जब हम कंसेंट लेने जाते थे ना, आप यकीन नहीं मारोगे, हजार लोग लाइन में लग के कंसेंट देते थे। जी, अभी मैंने 250 कंसेंट लिया अब पिछले महीने। एक साथ लड़ाई चल रही है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ले लो, हमारा ये ले लो जी। व्हेन दे नो कि व्हाट इज देयर राइट, तो सामने से खुशी से देंगे कि हमारा राइट, दे आर फाइटिंग फॉर इट। जी जी, एंड दैट इज वेयर द लैक इज। एंड वो जो उन लोग को वो पेशेंस है, अरे ये झूठा कुछ भी बोल रहा है, अरे ये तो फेंक रहा है, वो नहीं, जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है, वो पढ़ो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यही है, पूरा मैकेनिज्म बैठा हुआ है, पूरा बीएमसी आपको प्रोटेक्ट करना है। अरे वो चोर है, वो ये है, जो भी कोई भी बोले, आपके साथ किया है क्या? नहीं किया ना, आप गए नहीं वहां पे, किसी ने बोल दिया तो आप गए। राइट राइट, यानी बात का खुलासा यही है कि शाइस्ता राइट्स है बिल्कुल, लेकिन हम जो है इन सबसे गाफिल है, तो इसलिए जो है डेवलपर हमारा मिस यूज करते हैं और बाद में इवेंचुअली हम ब्लेम उसे देते हैं जबकि खामी हम में थी। जी बिल्कुल। इट इज लाइक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली, इसने बोला, इसने सुना, उसने कहा, ये हम इसी पर ही चलते रहते हैं और ये तमाम मिथ्स को लेकर जो है हमने खुद ही एक अपना किला बना रखा है। एंड आई अप्रिशिएट द फियर कम्स, इट इज वेरी प्राइमल फियर, इसको बहुत प्राइमेट है क्योंकि घर है ना जी, एक ऐसी चीज है कि जो बहुत अटैच रहता है, उसको खो नहीं सकते, जिंदगी भर की पूंजी है। और आपका तो यहाँ पे भाड़े का घर है जी, खुद की जमीन छोड़ के आया। सी व्हेन आई थिंक सो सब लोग यहाँ पे वतन से अपने वतन पे, हमारा वतन पे हमारी जमीन है, वहां पे जाओ। और एक एडवांटेज और एक पॉइंट आई मेक टुवर्ड्स द एंड is when you walk on your zameen और तुम्हारे उस पे ना, your walk is different, absolutely, your body stature is different and everything is different. That is what redevelopment gives you. It gives you at the end of that development and ownership. That zero becomes 1 crore, 2 crores, 3 crores. वाह, which no one realizes. जी जी जी, सिर्फ ये कि उसका आदमी आ रहा है, इसका, अरे आने देना, तू अपना देखो, अपने प्लेट को, वो उसकी किस्मत से कमा ले। डेवलपर, इफ डेवलपर इज trying to incentivize someone कि उसका काम हो जाएगा, why are you bothered? आपकी खुद की भी तो लाइफ बेहतर हो। Collectively you negotiate or you bargain collectively जी जी, and you get the best. अब वो someone is doing some extra and developer is giving him, you shouldn't bother. और है अगर आपके अंदर कोई हेजिटेशंस है या आपको ऐसे लगता है, डर है, ये है, वो है, कम इन्फॉर्मेशन है, तो आप एब्सोल्युटली जो है एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को जो है सिर्फ एक मामूली सा नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जो है आप जी सकते हैं, अपनी नस्लों को भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल। शाइस्ता, आखिर में यही कहूँगा कि जो मज़ा और जो फ़ख्र इंसान को खुद के घर में रहने से आता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारा साथ दिया और हमारे व्यूअर्स को आपने जो है एक रीडेवलपमेंट का पूरा एक जो नज़रिया था पूरा आपने 180 डिग्रीज चेंज कर दिया। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के। मैं तो बहुत घबराया हुआ था लेकिन you all have made me feel easy. It's our pleasure sir, thank you so much for being there. तो नाज़रीन, जैसे कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, सुना और आई होप कि समझा भी होगा एज ए टेनेंट आपके क्या हुकूक हैं। आपको सबसे पहले तो अपने एटीट्यूड में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है, आपकी मंशा को क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपको वाक़ईन चाहिए क्या। आप पैसों के पीछे ज़्यादा भागना चाह रहे हैं या आप किस चीज़ के लिए जो है आपकी फ़िक्र सबसे ज़्यादा फोकस है, इन तमाम चीज़ों को चॉक आउट कीजिए, लिखिए और फिर जो है एक एक्सपर्ट से इसकी राय लीजिए। इंशाल्लाह आपकी जो भी लीगल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह इनसे ही आसान हो सकती हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक देना ना भूलिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।